चलो भी चैप्टर नंबर 3 पेपर 2 में कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा था कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने इनसाइडर ट्रेडिंग का मीनिंग डिस्कस किया था कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है और ये एक्टिविटी एज पर लॉ, कानून के हिसाब से एक्टिविटी लीगल है या इलीगल है, वो हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा आपको टॉपिक और दे रखे हैं। ये कह रहा है कि एक सीएस और कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है वो बता रखा है। एक प्रैक्टिसिंग सीएस और कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सर्विसेज। अब जैसे अभी आप सी एस ई टी लेवल पे ही हो, आप आगे एग्जी लेवल पे जाओगे, प्रोफेशनल लेवल पे जाओगे, तो आप अकाउंट्स के बारे में भी पढ़ने वाले हो। ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स हमारे सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, थोड़ी बहुत कुछ लेवल तक अकाउंट्स आपके सिलेबस में रहती है। तो कह रहा है उस केस में आप चाहो तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी काम, या अकाउंट का जो फील्ड है, अकाउंट का जो सेक्टर है, उसमें भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे काम है जो फाइनेंस मतलब पैसों से और अकाउंट्स से जुड़े होते हैं। तो ये सारे काम करने का राइट भी आपके पास होता है। ये सारे काम की नॉलेज अगर आपको है तो ये सारे काम भी आप सीएस बनने के बाद कर सकते हो। इनको पूरा अंदर डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हेडिंग्स पता होने चाहिए आपको। हालांकि वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सारे खत्म हो गए ऊपर ही। अब तो आगे बस जस्ट रीड करने वाले टॉपिक दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो एक सीएस परफॉर्म कर सकता है। ये एक्टिविटीज फाइनेंस और अकाउंटिंग के अंदर कवर होती है। नेक्स्ट, टैक्सेशन। एक्जी लेवल में आपका एक सब्जेक्ट आएगा टैक्स लॉस। तो टैक्स के बारे में आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे सीएस ईटी पास करने के बाद। तो कह रहा है कि एक सीएस जो होता है उसको टैक्स की भी नॉलेज होती है, तो वो टैक्स के फील्ड में भी काम कर सकता है। इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, उसमें भी आप काम कर सकते हो, बिकॉज उस सब की नॉलेज आप सीएस बनने तक गेन कर लेते हो पढ़ाई के दौरान। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड डब्ल्यूटीओ सर्विसेज। डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं सीएस जो होता है उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की भी नॉलेज होती है, बिकॉज इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आप आगे सीएस की पढ़ाई के दौरान पढ़ते हो, आपके सिलेबस में दिया होता है। तो कह रहे हैं उस नॉलेज के बेस पे आप चाहो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मैटर्स को भी सोल्व कर सकते हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो मैटर होते हैं वो हैंडल कर सकते हो। अब जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर मान लो किसी पर्सन को एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना है, तो उसे एक स्पेशल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उसे बोलते हैं आईईसी। इसका फुल फॉर्म होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कोड। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर, एक नंबर होगा। सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, उस सर्टिफिकेट में आपका आईईसी नंबर लिखा होगा। जब तक आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस इंडिया में नहीं कर सकते। अब ये सर्टिफिकेट कैसे लेते हैं वो सीएस को पता होता है। ये भी आप एग्जीक्यूटिव लेवल में सीखोगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सर्टिफिकेट कैसे लेना होता है। तो मान लो मैं सीएस हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग सीएस हूँ, आपकी एक कंपनी है। अभी तो आप सिर्फ इंडिया में ही डील करते हो। अब आप चाहते हो कि आपकी कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस भी करे, मतलब जो चीज आप इंडिया में सेल कर रहे हो वही चीज आप कहाँ सेल करना चाहते हो, इंडिया से बाहर। तो उसके लिए आपको ये आईईसी नंबर लेना पड़ेगा। जब तक आपके पास ये आईईसी नंबर नहीं होगा आप इंडिया से बाहर गुड्स को एक्सपोर्ट और ना ही फॉरेन से कुछ इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो, ना नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम्म एक बार ये पूरा कर ले। ठीक है, अब आपको ये बिजनेस करना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो आप मेरे पास आओगे कि सर हमें आईईसी नंबर लेना है, या मेरे को, या फिर आप बोलोगे कि सर हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है। तो आप बताओ ये बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं सीएस हूँ, मुझे पता है। मैं आपको क्या बोलूंगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करने के लिए आपको पहले आईईसी नंबर लेना पड़ेगा। जब तक ये नंबर आपके पास नहीं होगा आप इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस नहीं कर सकते। तो फिर आप मुझे बोलोगे सर ये नंबर कैसे लेते हैं बताओ, या आप हमें नंबर लेके दे दो, तो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए हम दे देंगे, जो फीस बनती है आपको दे देंगे। तो मतलब ये बिजनेस भी आप कर सकते हो, मतलब ये काम भी आप कर सकते हो। ठीक है,
टैक्सेशन का थर्ड पॉइंट पूछ रहे हो। ये कह रहा है कि टैक्स अथॉरिटीज, अब मान लो एक कंपनी है आपकी, आपकी कंपनी में मैं सीएस हूँ, कंपनी के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आया है और किसी कंपनी के किसी एम्प्लॉय को वहां बुलाया गया डिपार्टमेंट के अंदर, तो आप मुझे भेज सकते हो। तो टैक्स अथॉरिटी के सामने कंपनी को रिप्रेजेंट करना, ये काम भी सीएस कर सकता है। अब कंपनी की तरफ से एक पर्सन वहां जाएगा ना उनकी बातों का जवाब देने के लिए, तो आपने मुझे भेज दिया, तो कंपनी की तरफ से मैं चला गया, तो मैं वहां पे कंपनी की तरफ से मैटर को सोल्व करवा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है। ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, या ट्रिब्यूनल मतलब जैसे कोर्ट होते हैं वैसे ट्रिब्यूनल होती है, या और कोई ट्रिब्यूनल भी हो सकती है एनसीएलटी के अलावा। एनसीएलटी हो गया, हाँ एनसीएलटी, ये भी ट्रिब्यूनल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है मैनेजमेंट सर्विसेज। अब मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, बिजनेस को सही तरीके से चलाना। तो जो सीएस कंपनी में जॉब कर रहा होगा वो मैनेजमेंट वाला काम भी संभाल सकता है, वो पूरी कंपनी को अच्छे तरीके से मैनेज करेगा, सभी एम्प्लॉयज पे ध्यान रखेगा ताकि सभी लोग ढंग से काम करें और कंपनी की रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक कंपनी में जो सीएस जॉब करता है वो अपनी जॉब के दौरान अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को मैनेज करने वाला काम भी कर सकता है। कंपनी में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनको टाइम से सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही, किसी को क्लेम चाहिए। अब जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहा था, उसका काम करने के दौरान एक्सीडेंट हो गया, तो इलाज कौन करवाएगा उसका, कंपनी करवाएगी ना। तो उसको इलाज करवाने के पैसे मिले हैं कि नहीं मिले, इसका ध्यान भी कौन रखने वाला है, कंपनी का सीएस। तो अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखना, ये काम भी कंपनी के सीएस का होता है कंपनी के अंदर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह की। अब जैसे मान लो बहुत बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर सिस्टम हैक हो जाते हैं, ठीक है। अब हैक कर लिया मान लो कंपनी कंप्यूटर सिस्टम को किसी ने, हमारे कंपनी का जो डेटा है कंप्यूटर में वो किसी ने हैक कर लिया, तो कंपनी का जो सीएस है वो उस हैकर जिसने हमारा डेटा हैक किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है, ये लिखा हुआ है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी एक सीएस इन्वॉल्व होकर के इसमें काम कर सकता है। तो ये आपको बस हेडिंग समझनी है इसकी, वो भी सिर्फ समझनी है, एग्जाम के लिए याद करने की जरूरत नहीं है इतना। जो याद करने वाला कंटेंट था वो सीएस इन प्रैक्टिस जो हमने कल पढ़ा, सेक्रेटेरियल ऑडिट पढ़ा था, वहां तक खत्म हो गया। याद करने वाला जो कंटेंट था वो ये सेक्शन 204 कल हमने नोट भी किया था, यहां तक है जो आपको ढंग से याद करना होगा, जो पेपर में आ सकता है। कॉर्पोरेट लॉज एडवाइजरी एंड रिप्रेजेंटेशन से पहले पहले, मतलब 258 पेज पे, ठीक है। पेनल्टी दे रखी थी, पेनल्टी तक इतना कंटेंट पेपर में आने वाला है। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर 3 था वो खत्म हो गया।